नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था, मैं आपके लिए आया हूँ पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एमपीटेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बाल विकास और हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर दोस्तों आप एमपीटेट का पेपर दे रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेके आया हूँ हर बार की तरह। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एकल परिवार से तात्पर्य है। तो दोस्तों, एकल परिवार से हमारा क्या तात्पर्य है? ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। या फिर डी, केवल पति पत्नी। तो दोस्तों, एक परिवार से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों, यह परिवार सबसे छोटा परिवार और सुखी परिवार माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होंगी तो हमारा क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है उसमें आपका पहला चैप्टर जो परिवार, उसमें से ये आपका प्रश्न लिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है ये, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी है। ए, लो पेड गेम्स। बी, लोक पैसेंजर गाड़ी। सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। या फिर डी, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो क्या कौन सी होती है? दोस्तों, हम जो अपने घरों में यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर जो ईंधन के रूप में, वही हमारा एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपने हमारी वीडियो देखी होंगी तो आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से लगभग लिए जा रहे हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 5 पॉइंट दिए हैं इसमें से हमें बताने हैं कि कौन से पॉइंट ठीक है। ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी छतें, ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। या फिर ई, लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों, इस प्रकार के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार के घर पाए जाते हैं हमारे लेह लद्दाख में। जो कश्मीर में जो लेह लद्दाख है वहाँ पर हमारे इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें से कौन कौन से पॉइंट ठीक होंगे? ए बी, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी ए डी ई, या फिर डी ए बी सी। तो दोस्तों, अगर आपने सी टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न कई शिफ्टों में बार बार पूछे गए थे, क्योंकि दोस्तों आपके जो भी ईवीएस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए, डी और ई, यानी कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर और दोस्तों पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो ये इस प्रकार घर हमारे लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए, हमारी उपापचय पर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या फिर डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो दोस्तों, विटामिन कैसे पदार्थ हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वाशरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है। तो दोस्तों, क्वाशर नामक रोग किस कमी से होता है? ए, कार्बोहाइड्रेट। बी, प्रोटीन। सी, विटामिन। या फिर डी, आयोडीन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्रोटीन। तो दोस्तों, क्वाशर कोर नामक जो बीमारी है जो बच्चों में दोस्तों ये पाई जाती है, इससे दोस्तों बच्चों का जो विकास नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दोस्तों, ये मैंने, और आपने मेरा पिछला प्रैक्टिस सेट देखा हुआ तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने कराया है। तो दोस्तों, ए, एड्स। बी, टाइफाइड। बी, एनीमिया। या फिर डी, टिटनेस। तो दोस्तों, कौन से बीमारी दूषित पानी यानी खराब पानी, गंदे पानी से होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है गंदे पानी में के पीने से होता है, क्योंकि इसमें गंदे पानी में जो मच्छर पाए जाते हैं तो वो टाइफाइड फैलाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए, पीने योग्य पानी। बी, आशुद्ध जल। सी, ताज़ा जल। या फिर डी, नल का पानी। तो दोस्तों, पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसको हम कहते हैं ए,
पीने योग्य पानी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? ए घास स्थल, बी वन, सी पलवक, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन जो है जल चक्र को नियंत्रित करता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन, सी सीसा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैव अपघटक पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे घरेलू कचरा, मूलमूत्र, सीवेज, ये होते हैं हमारे आपके जैव अपघटक होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी हमारा जैव अपघटक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? ए जीन जीन बेंटिस्टे ग्रीनवुड, बी जीन बेंटिस्टे फ्यूरियर, सी जीन बेंटिस्टे ग्रीन हाउस, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीन बेंटिस्टे फ्यूरियर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने पिछली वाली वीडियो में कराया हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों नए गेहूं यानी C57 की खोज की थी पंजाब में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ए जेलीफिश, बी लोबस्टर, सी सालमन, या फिर डी व्हेल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी आपकी मछली है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सालमन हमारी एक मछली है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? तो दोस्तों जो यहाँ पर जीव दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा उम्र आपकी किस जानवर की होती है? तो ये आपसे पूछा है, ए बाज की, बी कछुआ की, सी चीता की, या फिर डी हाथी की। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कछुए की आपकी सर्वाधिक उम्र होती है। बात करें कछुए की उम्र की दोस्तों, तो कछुए की उम्र लगभग हमारे 180 से 250 वर्ष तक कछुए की हमारी उम्र होती है। बात करें हाथी की उम्र की, तो हाथी की उम्र लगभग 80 से 86 या 90 वर्ष होती है। और बात करें दोस्तों बाज की, तो बाज की दोस्तों उम्र होती है हमारी 20 से 25 साल। और बात करें दोस्तों अगर चीता की, तो चीता की उम्र होती है हमारी 15 से 20 वर्ष। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, हो सकता है आपसे अगली शिफ्ट में ये बात पूछ ले। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? ए एकिडिना, बी कंगारू, सी शाही, या फिर डी व्हेल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एकिडिना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए प्रोटोजोआ, बी एनिलिडा, सी पोरीफेरा, या फिर डी प्लेटी हेलिमेंट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा हमारे प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम उपग्रह है? तो दोस्तों ये अगर आपने 8 मार्च यानी आज का शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आपने देखा होगा, तो आज की शिफ्ट में ये वाला पूछा गया था। और दोस्तों 7 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आपको पूछा गया था। दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर ध्यान से देखना। और अंतरिक्ष के प्रश्न भी आपको जरूर देख के जाने हैं। ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, या फिर डी चंद्रयान-1। तो दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वप्रथम उपग्रह है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। तो दोस्तों आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी रूस द्वारा छोड़ा गया था। तो इसका नाम दोस्तों महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है, क्या पता आपसे अगली शिफ्ट में ये बात पूछ ले। मध्य प्रदेश की जलवायु है? तो दोस्तों अगर एमपीटेट का पेपर दे रहे तो एमपीटेट का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ए भूमध्य रेखीय, बी मरुस्थलीय, सी ध्रुवीय, या फिर डी मानसूनी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की जलवायु हमारी मानसूनी है। ये बात आपको पता होगी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों अगर आपने मेरी अगर एक भी वीडियो देखी होगी तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप ज़रूर बताएंगे। ए पुष्कर में, बी सोनपुर में, सी ददरी में, या फिर डी अजमेर में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर में हमारा पुष्कर मेला आयोजित होता है।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बात करें सोनपुर मेले की दोस्तों, ये कि किस प्रकार का मेला होता है, तो दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह आसन जो भोजन उपरांत भी किया जा सकता है, तो दोस्तों क्या है वो? ए वज्रासन, बी धनुरासन, सी हलासन, या फिर डी सर्वांगासन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वज्रासन। केवल एक ऐसा आसन है जो भोजन उपरांत भी किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो दोस्तों जैसे कि मध्य प्रदेश से मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन जरूर आने ही हैं। ए 3, बी 5, सी 7, या फिर डी 2। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो दोस्तों बात करें अगर मुख्य थीम में से कौन सा थीम नहीं है पूछा आपसे। ए आवास, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी काम और खेल, या फिर डी भोजन। तो दोस्तों थीम से आपका क्वेश्चन पूछा है, आपको थीम बता दूं तो हमारी अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 हमारी मुख्य थीमें हैं। कौन सी? पहली हमारी दोस्तों थीम है परिवार एवं मित्र। दूसरी थीम कौन सी है दोस्तों? भोजन। तीसरी पाना। चौथी दोस्तों आवास होती है। पांचवी यात्रा, और छठी हमारी हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा कौन सी नहीं है, तो दोस्तों ये आवास भी है हमारी, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं ये भी है, और भोजन भी हमारी थीम के अंतर्गत आता है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी काम और खेल हमारे थीम के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा नहीं है तो नहीं कौन सा आता है, हम काम और खेल नहीं हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही है या नहीं देखते हैं। ए सही है, बी सही हो सकता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो है लड़के को लड़कियों की अपेक्षा कम आंका जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर डी शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में जो अच्छे दत्त का जो मुख्य कार्य है वो हमारा ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा ए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों इसको आपको याद रखना। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको देखे बच्चों को अवसर प्रदान कराना और आपसे पॉजिटिव आंसर पूछे और बच्चों को सबसे ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हों, वही हमारा उत्तर लगभग ठीक होगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस विधि में ऐसा होता है? ए प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी अवलोकन विधि, या फिर डी निरीक्षण विधि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है वो हमारी प्रयोगशाला विधि इसके अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? तो दोस्तों पर्यावरण अधिगम को सुगम बनाने के लिए आप किसका जो अधिक महत्व देंगे? ए पाठ्य योजना का, बी शैक्षिक भ्रमण को, सी गृह कार्य को, या फिर डी कक्षा शिक्षण को। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ये भी सारे मेरे कराए हुए क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक भ्रमण को। दोस्तों शैक्षिक भ्रमण के द्वारा बच्चे काफ़ी सीखेंगे, क्योंकि वो उसे नई नई चीज़ें मनोरंजन के द्वारा सीखते हैं दोस्तों बच्चे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किस विधि में किया जाता है? ए संश्लेषण विधि में, बी विश्लेषण विधि में, सी आगमन विधि में, या फिर डी निगमन विधि में। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर जो विधि है वो हमारी आगमन विधि कहलाती है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों आगमन विधि कौन सी होती है? दोस्तों जो बच्चे को जो पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नई शिक्षा का ज्ञान प्रदान कराना हमारा
जो है आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, क्या पता आपसे अगली शिफ्ट में पूछ ले। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो दोस्तों कौन सा होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए? ए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। या फिर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति को पर्यावरण से जोड़ना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि दोस्तों कौन सी है? ए, व्याख्यान विधि। बी, आगमन विधि। सी, निगमन विधि। या फिर डी, प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। तो दोस्तों इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा करके की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। बी, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। सी, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, यानी पर्यावरण और सुरक्षा का संरक्षण तथा संरक्षण। चलते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? ए, गतिविधि द्वारा कक्षा आधारित कक्षा। बी, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा। सी, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा कैसी होनी चाहिए वो हमारी ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे DSS चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों DSS चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपके अगली शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होगा तो वो आपका अच्छा जाए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।